हाँ जी मेरे सीएमए फाइनल के दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको एक जबरदस्त लेक्चर पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त चल रही होगी। दोस्तों मैं भी बहुत जबरदस्त हूं। दोस्तों बताना चाहता हूं इस मोमेंट में आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो सारी चीजें एक पॉजिटिव वे पे जाती है। थोड़ा सा भी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने देना। अरे यार इतनी सारी चीजें हैं मेरे दिमाग में, कैसे आएगी, सब याद आएगी। आपने तैयारी आज नहीं करना शुरू की, आपने तैयारी इस एग्जामिनेशन की बहुत पहले शुरू की थी। एवरी सिंगल मिनट, एवरी सेकंड जो आपने इस कंट्रीब्यूशन में दिया, इस एग्जाम की तैयारी पे दिया है, वो सब आपको उस 3 घंटे के अंदर याद आएगा। ये मेरा विश्वास है, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहते हैं तो। दोस्तों आज के लेक्चर पे मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीएमए फाइनल लॉ के लिए टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डायरेक्टर्स। जो आपके सीएमए फाइनल लॉ पे जो डायरेक्टर वाला पोर्शन है, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आपके अपकमिंग एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। दोस्तों मैं ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा, मैंने 9 क्वेश्चन इसमें से निकाले हैं और मैं कह रहा हूं इसके आने के चांसेस हैं। हो सकता है जो कंसेप्ट, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, उससे मिलता जुलता कंसेप्ट आ जाए, एग्जैक्ट ना आ जाए। तो मेरा कहना यह है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं इस पे से ही आएगा, इसके आसपास भी आ सकता है, यही आ सकता है, या हो सकता है इसकी वजह से आपको आने वाले एग्जाम में कोई मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए, वो बन जाएगा। हार्डली शायद मैं 30 से 40 मिनट लूंगा, इन सारे क्वेश्चन को आराम से अच्छे से आपके दिमाग में फिट कर दूंगा और आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। इसकी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। बट चैनल पे न्यू हो तो डू सब्सक्राइब दोस्तों, डू लाइक द वीडियो बिफोर यू प्रोसीड। और लेक्चर खत्म होने के बाद कमेंट में बताइएगा कि लेक्चर कैसा रहा। मैं लास्ट मोमेंट तक आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीजें लाते रहूंगा। लेट स्टार्ट दोस्तों सबसे पहले बताना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 अपने को पूछता है क्या रिक्वायर्ड कोरम होना चाहिए। और एक बात, ये पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहीं से ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। लेट अस बिगिन दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है क्या रिक्वायर्ड कोरम होना चाहिए फॉर होल्डिंग अ बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग अगर होल्ड करना है, क्या कोरम होना चाहिए कंपनीज एक्ट के अंदर। कहता है देखो, बोर्ड मीटिंग है जिसपे सिर्फ 3 डायरेक्टर प्रेजेंट है, टोटल कंपनी में 11 डायरेक्टर है, 3 डायरेक्टर प्रेजेंट है। ये तीनों के तीनों डायरेक्टर जो है इंटरेस्टेड नहीं है, नन ऑफ द डायरेक्टर वाज इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द आइटम ऑफ एजेंडा, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। एग्जामिन करिए वैलिडिटी ऑफ द मीटिंग, इसमें से कोई इंटरेस्टेड नहीं। 11 डायरेक्टर है, 3 प्रेसिडेंट है, तीनों के तीनों इंटरेस्टेड नहीं है। अब किसी को अगर इंटरेस्टेड नहीं तो पता, तो बता दूं, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, ना कि उस बोर्ड मीटिंग में जो भी डिस्कशन होगा उसमें उसका खुद का कोई स्वार्थ नहीं है। जिस कंपनी का वो शेयर होल्डर है उसमें कोई स्वार्थ नहीं, उसके भाई का कोई स्वार्थ नहीं, उसके रिलेटिव का कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है वो। ठीक है सर। अब कहता है दूसरा क्वेश्चन, जहां पे 11 डायरेक्टर है, 5 डायरेक्टर प्रेजेंट है, इसमें से ओनली 2 डायरेक्टर नॉट इंटरेस्टेड है, कि 11 में 5 है, 5 में से 3 इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, 2 नॉट इंटरेस्टेड डायरेक्टर है इन वन ऑफ द ट्रांजेक्शन। यानी कि उस बोर्ड मीटिंग में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसमें एक ट्रांजेक्शन ऐसा है कि 3 डायरेक्टर का उस पर स्वार्थ है, कोई फायदा है, बाकी 2 डायरेक्टर का कोई स्वार्थ नहीं उसमें, किसी एक ट्रांजेक्शन में, बाकी सब बराबर है। कैसे डील किया जाए इस मैटर से। जून 25 पे 7 मार्क्स का आया था, आइए दोस्तों समझ के लेते हैं। सबसे पहला लीगल प्रोविजन क्या बोलता है 174(1) पे, कहता है जब तक आपके आर्टिकल पे हायर कोरम ना बताए, आर्टिकल अगर साइलेंट है, तो कहता है कोरम आपका 1/3 होगा टोटल स्ट्रेंथ का। कोई भी फ्रैक्शन आएगा उसको आपको राउंड ऑफ 1 करना है, या तो 2 डायरेक्टर, दोनों में से जो भी क्या हो ज्यादा, तो मिनिमम 2 डायरेक्टर या 1/3, दोनों में से जो भी ज्यादा, ये कोरम होना चाहिए। कोरम का मतलब क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट, ताकि मीटिंग शुरू की जाए। वो नहीं आएंगे तो मीटिंग नहीं होगी, एडजर्न हो जाती है। अब ध्यान से समझना, 174 सबसेक्शन 3 क्या कहता है, जब मेजॉरिटी के डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, आइए समझ के लेते। कहता है नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो प्रेजेंट है इज इक्वल टू, या तो वो इक्वल टू है, या तो मोर देन ए 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ के इक्वल में है, या तो 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ है। उस केस पे कोरम शैल बी द नंबर ऑफ डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर, जो कम से कम 2 होने चाहिए। अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर इक्वल टू और मोर देन टोटल स्ट्रेंथ है, बराबर इक्वल टू मोर देन 2/3, उस केस के अंदर जो डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर होंगे, जो कम से कम 2 होंगे, वो माने जाएंगे कोरम।
सो इन सच केसेस कम से कम 2 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर अपने को चाहिए। आइए अब थोड़ा सा केस को एनालाइज करते हैं। पहला वाला केस, सर ओनली 3 डायरेक्टर प्रेजेंट है, तीनों के तीनों इंटरेस्टेड नहीं है, नॉन इंटरेस्टेड है। आइए कोरम देखें, टोटल 11 है, 11 का 1/3 करोगे 3.67 आएगा, राउंड ऑफ करोगे 4 आएगा। तो कम से कम 4 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर चाहिए। प्रेजेंट कितने हैं? 3। सारे के सारे डिसइंटरेस्टेड है लेकिन लेस देन 4 है। हमको क्या बोला था? दोनों में से भाई साहब, दोनों में से जो भी क्या होना, हायर होना। तो भाई साहब 4 हो गया, और टोटल स्ट्रेंथ का अगर 1/3 करोगे तो कहता है देखो यहाँ पे मिनिमम 2 डायरेक्टर बोलता है, और 1/3 दोनों में से जो भी ज्यादा है, तो ज्यादा तो 4 आ रहा है, लेकिन हमारे पास तो 3 ही आए हैं। माना चारों के चारों डिसइंटरेस्टेड हैं लेकिन लेस देन 4 है ना, तो यहां पे सिंस देयर आर नो इंटरेस्टेड डायरेक्टर, सेक्शन 174(3 तो लगेगा ही नहीं कि भाई 174(3 देख रहे कि इंटरेस्टेड है कि नहीं, वो तो लगेगा ही नहीं। बट अपने को कोरम चाहिए था, 4 आए हैं, 3 कोरम प्रेजेंट नहीं है, मीटिंग यहां पे नहीं हो सकती। दूसरे में चलते हैं। सर 5 डायरेक्टर प्रेजेंट थे, ओनली 2 नॉट इंटरेस्टेड है किसी एक ट्रांजेक्शन, यानी कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन उस बोर्ड मीटिंग में होगा जहां पे 3 इंटरेस्टेड डायरेक्टर हैं और 2 नॉन इंटरेस्टेड है, यानी कि टोटल 5 आए हैं, 3 स्वार्थी है और 2 नॉन स्वार्थी हैं। टोटल डायरेक्टर कितने हुए? 11 है। अब नॉर्मल कोरम क्या होगा? 4, क्योंकि अपन ने देखा है भाई कम से कम 2 डायरेक्टर या 1/3 टोटल स्टैंड का फ्रैक्शन आएगा, राउंड ऑफ 1 करना है, तो 4। प्रेजेंट कितने? 5। कोरम तो है, लेकिन एक बात है, एक स्पेसिफिक एजेंडा है जहां पे जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो एक्सीड कर रहे हैं डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर से। सर कितने इंटरेस्टेड है? 3 इंटरेस्टेड है, नॉन इंटरेस्टेड कितने? 2। क्या वो एक्सीड कर रहे हैं? हाँ सर वो एक्सीड कर रहे हैं, सिर्फ 2 ही डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर अवेलेबल है। तो 174(3 यहां पे क्या बोलता है? कम से कम 2 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर होने चाहिए। अब कहता है क्योंकि 2 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर यहां पे प्रेजेंट है, यहां पे साफ लिखा हुआ है कोरम रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है, ट्रांजैक्शन के लिए मीटिंग प्रोसीड की जा सकती है और ट्रांजैक्शन को आप वैलिडली डील कर सकते हो, क्योंकि कम से कम 2 डिसइंटरेस्टेड चाहिए था, ये यहां पे अवेलेबल है। समझा सर? जीवन पे आगे बढ़ते हैं फटाफट, यहां पे ये कंक्लूजन आ गया। अब चलते हैं दूसरे में। ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, आइए मैं आपको समझाता हूं। कहता है एक कैजुअल मीटिंग कर ली डायरेक्टर्स की, इवन आपने ये कंपनी के ऑफिस में कर ली, इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते बोर्ड मीटिंग, लीगल प्रोविजन को ध्यान पे रखते हुए बताइए। कहता है आपने कैजुअली रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी में डायरेक्टर की मीटिंग कर ली, हम इसको बोर्ड मीटिंग नहीं मानेंगे। क्यों? अरे बोर्ड मीटिंग के लिए आपने क्या कंपनीज एक्ट के प्रोविजन का पालन किया है? अगर हां तो हम शायद काउंट कर ले, अगर हां, अगर ना तो नहीं करेंगे। आइए समझते हैं। कहता देखो भाई 173 से लेके 195 चलता है मीटिंग ऑफ बोर्ड्स एंड इट्स पावर, इसके कुछ सेक्शंस है, आइए एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग कितनी करनी होती है? हर कंपनी को पहली बोर्ड मीटिंग जो है 30 दिन में करनी होती है इनकॉर्पोरेशन से। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि पहली बोर्ड मीटिंग इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन में। फिर कहता है कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करनी है एवरी ईयर, फाइनेंशियल ईयर नहीं बेटा, एवरी ईयर। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, यानी कि पहली बोर्ड मीटिंग इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन में, और कहता है देयर आफ्टर कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग आपको करनी है हर साल। गैप जो रहेगा 2 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग में वो 120 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 120 डेज चलेगा, 120 दिन से ज्यादा नहीं चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन प्रोविजन का रिलैक्सेशन किसी को दे सकती है। ठीक है सर। मोड क्या होगा मीटिंग का? तो कहता है भाई साहब आप इन पर्सन अटेंड कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस से कर सकते हो, अदर ऑडियो विजुअल मीन्स से कर सकते हो, लेकिन वो जो अदर मीन्स है उस पे रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपका पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए डेट और टाइम के साथ कि कितने बजे और किस दिन को आपने पार्टिसिपेट किया। आप ऐसे भी कर सकते हो, मोड हो गया। तीसरा, नोटिस कम से कम 7 दिन पहले राइटिंग में देना पड़ता है हर डायरेक्टर को उसके रजिस्टर्ड एड्रेस में, या तो हैंड डिलीवरी करो, या तो पोस्ट करो, या तो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भेजो। सर मान लीजिए कोई अर्जेंट बिजनेस है, अर्जेंट बिजनेस के केस पे कहता है आप कर लो, 7 दिन का नोटिस मत दो, आप तुरंत बुला लो, 1 दिन में, 2 दिन में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, लेकिन उसकी एक शर्त है, कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस अर्जेंट मीटिंग में नहीं है, क्योंकि आपने 7 दिन का नोटिस नहीं दिया था, आपने 2 दिन में ही बुला लिया, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नहीं था, कोई बात नहीं, आपने उस अर्जेंट बोर्ड मीटिंग में जो भी डिसीजन लिया है
वो सारे डायरेक्टर को सर्कुलेट करो, और वो जो डिसीजन आपने लिया है वो तभी फाइनल माना जाएगा जब उसको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के द्वारा रेटिफाई किया जाए, क्योंकि वो वहां पे था नहीं, बाद में वो कंफर्म करेगा तो फाइनल माना जाएगा। तो दो शर्त है, या तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट रहे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सारे के सारे डायरेक्टर को जो भी आपने डिसीजन लिया सर्कुलेट करो, वो फाइनल तभी माना जाएगा जब उसको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या करेगा, रेटिफाई। ठीक है सर। पेनाल्टी क्या रहेगी भैया, 25,000 रुपए की पेनाल्टी है अगर आप कोई सा भी नॉन कंप्लायंस करते हो नोटिस देने पे। 7 दिन का राइटिंग में नोटिस देना है, कम से कम 7 दिन। ओपीसी, स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी को कुछ रिलैक्सेशन है, क्या है भाई, इनको बोला है सिर्फ तुम एक बोर्ड मीटिंग करना ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में। हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर का मतलब आप जनवरी से लेके जून पे एक मीटिंग कर लेना, बराबर है क्या, उसके बाद जुलाई से लेके दिसंबर में दूसरे हाफ में आप एक बोर्ड मीटिंग कर लेना। तो ईच हाफ बोला, कितना गैप होगा, मिनिमम 90 डेज का गैप होगा, आमतौर पर 120 डेज होता है, इनके लिए 90 डेज है। ठीक है सर। अगर सर ओपीसी है जिसपे एक ही डायरेक्टर है, वो किससे मीटिंग करेगा, उस केस में 173 और 174 उसको लगेगा ही नहीं लगेगा। क्यों, 173 यही बोल रहा है भाई साहब आपको यहां पे रिलैक्सेशन देके कि आप 1/2 में कम से कम एक मीटिंग कर लेना। अब अकेला डायरेक्टर किससे मीटिंग करेगा, तो इस केस पे कहता है उसके ऊपर 173 और 174 लगने ही वाला नहीं है। ठीक है सर, जीवन पे आगे बढ़ते हैं फटाफट। कोरम क्या होना चाहिए, अभी अपन ने पढ़ लिया, 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, या तो मिनिमम 2 डायरेक्टर, दोनों में से जो भी क्या हो ज्यादा। सर मान लीजिए कभी वैकेंसी हो गई सर, जैसे पब्लिक कंपनी है मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए, प्राइवेट है मिनिमम 2 चाहिए, ओपीसी में एक ही रहता है। सर पब्लिक कंपनी थे 3 थे, एक मर गया सर, 2 ही बचे हैं, अब क्या करें, अब इस परिस्थिति में क्या करें, या मैं कहता हूं सर 3 डायरेक्टर थे पब्लिक कंपनी में, 2 मर गए, एक ही बचा है, कैसे वहां पे आप कोरम गिनोगे, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ या मिनिमम 2 डायरेक्टर। तो कहता है जो भी बचा हुआ डायरेक्टर है जो जिंदा है वो एज अ डायरेक्टर एक्ट करेगा नंबर ऑफ डायरेक्टर को इंक्रीज करने के लिए। मान लो 3 थे, एक मर गया, 2 ही बचा है, मिनिमम अपने को 3 चाहिए ना पब्लिक कंपनी में, तो वो 2 लोग या जो एक बचा है वो इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए क्या करेगा, कंटिन्यू एक्ट करेगा, लेकिन कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए सर 3 डायरेक्टर थे, एक मर गया, तो वो एक अकेला जो है जो भी ट्रांजैक्शन करेगा वो 2 डायरेक्टर को पहले लाने वाला ट्रांजैक्शन करेगा ताकि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर हो, उसके बाद कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा, उसके अलावा नंबर ऑफ डायरेक्टर को इंक्रीज करने के अलावा कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ठीक है सर। मान लीजिए एडजमेंट हो गया सर, क्यों एडजमेंट हुआ, आमतौर पर एडजमेंट तब होता है जब आपका कोरम नहीं आता, तो कहता है सेम डे टाइम और प्लेस नेक्स्ट वीक में आप एडजन करोगे, जैसे हम एनुअल जनरल मीटिंग को करते हैं, और अगर वो नेशनल हॉलीडे पड़ रहा है तो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे, जो भी नेक्स्ट सक्सीडिंग डे पड़ रहा होगा आप वहां पे मीटिंग कर लेना, अगर कोरम नहीं आता है तो। ठीक है सर। अब कहता है क्या रेजोल्यूशन आप सर्कुलेशन से पास कर सकते हैं, जैसे कि पोस्टल बैलेट होता है जहां पे शेयर होल्डर को घर बैठे वोट करने का मौका मिलता है, तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए भी ऐसा कोई फैसिलिटेशन है कि वो घर बैठे वोट कर सके, तो यस, उसको बोलते रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। बोर्ड चाहे तो सर्कुलेशन से, यानी कि हर डायरेक्टर को एक रेजोल्यूशन सर्कुलेट होगा, वो घर बैठ के वोट कर पाएगा, लेकिन आपको अगर पता होगा कुछ चीजें एक्ट के अंदर ऐसी बोली है जो बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन से होगी। तो अगर एक्ट के अंदर बोली कि ये वाला मुद्दा बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन से होगा, जैसे कि बायबैक उसमें से वन ऑफ द पॉइंट है कि वो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके ही होगा, तो आप उसको पोस्टल बैलेट से नहीं कर सकते। यानी कि सर ऐसे रेजोल्यूशन जो एक्ट के अंदर बताएं बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन से ही होंगे वो वहीं होंगे, उसके अलावा जो भी मैटर है आप हर डायरेक्टर के घर पे सर्कुलर रेजोल्यूशन दे दो, वहां से वो वोट करके आपको रिप्लाई भेज देगा। अब कंक्लूजन क्या है, वाई अ कैजुअल मीटिंग इज नॉट अ बोर्ड मीटिंग। भैया कैजुअल मीटिंग बोर्ड मीटिंग नहीं मानी जाएगी जब तक आप इन सारी चीजों को कंप्लाई नहीं करते। तो कंक्लूजन क्या है
कैजुअल और इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ डायरेक्टर भले आपने कंपनी के ऑफिस में किया, लेकिन अगर आपने प्रॉपर नोटिस नहीं दिया, 7 दिन का राइटिंग में नोटिस, आपने प्रिस्क्राइब्ड मोड में नहीं दिया, जैसे हैंड डिलीवरी, ई मोड और ये सारी चीज बोली है, आपने एजेंडा या कोरम की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, तो इसको वैलिड बोर्ड मीटिंग नहीं मानी जाएगी। यानी कि भले आप कैजुअली मीट कर ली हो, लेकिन अगर आपने ये लॉ की सारी रिक्वायरमेंट जो अपन ने ऊपर पढ़ी है ये मीट नहीं की, तो इसको वैलिड बोर्ड मीटिंग नहीं माना जाएगा। आइए सर एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। ये MQP सेट 1 जून 24 पे 7 मार्क्स का आया था। फेयर टेक लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इनकॉर्पोरेट हुई है 15 डेज अगो। वो मैन्युफैक्चर करना चाहती कंप्यूटर के पार्ट्स। इसकी एक स्मॉल फैक्ट्री है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल पे एंड रजिस्टर्ड ऑफिस है कोलकाता पे। ठीक है सर। टोटल 4 डायरेक्टर है, 2 प्रमोटर डायरेक्टर है, एक फुल टाइम प्रोफेशनल डायरेक्टर है और एक नॉन फंक्शनल प्रोफेशनल डायरेक्टर है। ठीक है सर। जो एक प्रमोटर डायरेक्टर है, यानी कि 2 प्रमोटर डायरेक्टर थे, उसमें से 1 प्रमोटर डायरेक्टर को आपने क्या बना दिया, MD बना दिया। ठीक है सर। एक एक करके चलते हैं। क्या नेसेसरी है बोर्ड मीटिंग बुलाना? बिल्कुल नेसेसरी है। अगर बुलाना है तो कितने टाइम में? अबे 15 दिन पहले तुम्हारी कंपनी बनी है, 15 दिन तुम्हारे पास और है, उसके पहले आप बुला लेना। 30 दिन में पहली बोर्ड मीटिंग बुलानी है। सजेस्ट एनी 2 इंपॉर्टेंट एजेंडा आइटम फॉर द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। बेटा फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के लिए सबसे पहले आता है आपका डायरेक्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना, उसका रेम्युनरेशन फिक्स करना। ये सबसे पहला मुद्दा यही आएगा। देखो सबसे पहला ऑडिटर को अपॉइंट करना, और अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो उसका इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना। अब ये क्या है सर इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना? मैंने लास्ट क्लास में ही सेक्शन 184 बताया है कि जब आप डायरेक्टर बनते हो किसी भी कंपनी में, तो पहली बोर्ड मीटिंग में आप अपना स्वार्थ डिस्क्लोज करते हो कि आप और कौन कौन सी कंपनी में डायरेक्टर हो। तो ये 2 मेन मुद्दा होगा। फिर कहता है 3 डायरेक्टर्स वांट द मीटिंग टू बी हेल्ड इन दिल्ली। 3 डायरेक्टर बोलते हैं कि दिल्ली में मीटिंग करो। क्या ये चलेगा? कहीं पे भी बोर्ड मीटिंग के लिए ये नहीं बोला है कि जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहीं आपकी बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। भले आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे है भाई साहब, कोलकाता में, आप दिल्ली में मीट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप थाईलैंड में जाके मीटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नेसेसरी है CFO को अपॉइंट करना? हाँ, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, की मैनेजेरियल पर्सनल का प्रोविजन है, वो आपको मैं बताता हूं। अगर वो रिक्वायरमेंट को पूरी करती है कंपनी तो मैंडेटरी है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या रिटर्न नोटिस जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। कितने दिन का? 7 दिन का। तो आइए एक एक करके। तो कहता है पहली बोर्ड मीटिंग 30 दिन में करना है, 15 दिन हो चुका है, 15 दिन आपके पास और है, कर लीजिएगा। ये 2 इंपॉर्टेंट अपन ने देख लिया सारी चीजें। मीटिंग क्या दिल्ली में हो सकती है? हाँ भाई हो सकती है। एनीवेयर इन इंडिया हो सकती है। बस आपको नोटिस, कोरम, मिनट्स, पार्टिसिपेशन ये सब रिकॉर्ड करना, ये याद रखना। CFO अपॉइंट करना जरूरी है क्या? तो बोले देखो अगर कंपनी लिस्टेड है, या कंपनी का मतलब अगर पब्लिक कंपनी या तो लिस्टेड है या तो पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, इस केस के अंदर आपको CFO अपॉइंट करना मैंडेटरी है। तो ये जो फेयर टेक वाली कंपनी, अगर इसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है तो CFO अपॉइंट करना है। अगर लेस देन 10 करोड़ है तो CFO अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं है। क्या रिटर्न नोटिस जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है रिटर्न नोटिस। ओके सर। हर डायरेक्टर को जाएगा कितने दिन पहले? 7 दिन पहले जाएगा, राइटिंग में, या तो हैंड डिलीवरी, या तो पोस्ट, या तो इलेक्ट्रॉनिक मींस। शॉर्टर नोटिस भी चलेगा जो अपन ने ऊपर पढ़ा है अर्जेंट में, लेकिन वहां पे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना मांगता। अगर नहीं है तो सारा डायरेक्टर को वो डिसीजन सर्कुलेट किया जाएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको रेटिफाई करेगा, तब फाइनल माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही प्यारा है, बात को समझिएगा। कहता है देखो ए लिमिटेड करके कंपनी है, पहली बोर्ड मीटिंग, दूसरी बोर्ड मीटिंग, तीसरी बोर्ड मीटिंग, ये 3 बोर्ड मीटिंग के डेट है। जो 4th बोर्ड मीटिंग हुई वो 27/10/2022 को शेड्यूल हुई थी, लेकिन कोरम की वजह से नो बिजनेस कुड बी ट्रांजेक्टेड और मीटिंग को एडजर्न किया गया 3/11/2022 को। ठीक है सर। इन द एडजर्न बोर्ड मीटिंग जो 3/11/22 को हुआ, 5 मैटर डिस्कस किए गए और उस पर वोट किया गया। यानी कि सर कायदे से 4th बोर्ड मीटिंग यहां पे होनी थी जो हुई 3/11 को, और 5 मैटर उस पर डिस्कस करके वोट किया। आपको बताना है क्या कंपनी ने, ए लिमिटेड ने किसी प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन किया? आइए वापस से समझते हैं। 173(1) क्या बोलता है? कम से कम भाई साहब 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए हर कैलेंडर ईयर में। ओके। और 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए 2 बोर्ड मीटिंग के बीच पे। ओके। अब कहता है आइए काउंट करते हैं। अगर एडजर्न मीटिंग, मतलब अगर मैं बात करूं ये वाली, चौथी बोर्ड मीटिंग कब होने वाली थी? 27/10 को। तो 27/10 की मीटिंग कब हुई? 3/11। तो मैं कौन सी डेट मानूं कि ये जो चौथी बोर्ड मीटिंग हुई है ये 27/10 को हुई है कि 3/11 को हुई है? तो इस पे हमको कहता है कंपनीज एक्ट
कि जो बोर्ड मीटिंग 27/10 को है ना, वो तो कोरम की वजह से एडजर्न हुई। ओके, एडजर्न मीटिंग कब हुई? 3/11। तो ये जो एडजर्न हुई है क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एक कंटिन्यूएशन है ओरिजिनल मीटिंग का। तो जो मीटिंग 27 को होने वाली थी, कोरम की वजह से नहीं हुई, उसी का ये कंटिन्यूएशन है, ये कोई सेपरेट मीटिंग नहीं है। तो कहता है जो ओरिजिनल मीटिंग है और जो एडजर्न मीटिंग है आर काउंटेड एज वन, इनको एक गिना जाता है, सेपरेट नहीं गिना जाता, क्योंकि वो एडजर्न होके क्या हो रही, कंटिन्यू हो रही है। ठीक है सर। तो 2022 में 4 बोर्ड मीटिंग हुई, आर डीम टू बी हैव बीन हेल्ड। कैसे, आइए समझते हैं। पहली मीटिंग हुई 1/1/2022 को, ठीक है सर। दूसरी मीटिंग हुई 1/4/22 को, 90 डेज का गैप था, विद इन 120 डेज हो गया भाई साहब। फिर 1/4 के बाद तीसरी मीटिंग हुई 1/7 को, 91 डेज का गैप था, विद इन 120 डेज हो गया। अब कहता है भाई साहब 1/7 के बाद चौथी मीटिंग जो हुई, ये देखो, ये पहली हुई, ये दूसरी हुई, ये तीसरी हुई और ये चौथी हुई। सर चौथी तो सर यहां पे हुई थी 3/11/2022 को, 3/11/2022 को चौथी हुई थी। वही मैं कह रहा हूं, आप 3/11 नहीं गिनोगे, आप 27 गिनोगे जब ओरिजिनल मीटिंग थी। एडजर्न होके तो कंटिन्यू हुई है। तो कहता है देखो 118 दिन का गैप था, 120 दिन में हो गया। तो कहता है द गैप इज काउंटेड बिटवीन द डेट ऑफ द थर्ड मीटिंग, जो थर्ड मीटिंग का गैप है ना, देखो द गैप इज काउंटेड बिटवीन द डेट ऑफ द थर्ड मीटिंग 1/7 एंड द डेट ऑफ द ओरिजिनल फोर्थ मीटिंग 27/10, नॉट द एडजर्न वन। अब 27/10 की जगह 3/11 नहीं गिनोगे। तो बकायदा 118 दिन के अंदर मीटिंग हुई है और 4 बोर्ड मीटिंग हुई है। ठीक है सर, बढ़िया क्वेश्चन है। कंक्लूजन क्या है? 4 बोर्ड मीटिंग हुई है, 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं है, 173 आपने बराबर कंप्लाई किया, कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि भैया उसको सेपरेट मीटिंग नहीं मानते हैं जो एडजर्न वाली होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है पीक्यूआर लिमिटेड के 3 बार मिले हैं 2022 पे। फोर्थ मीटिंग बुलाई गई, लेकिन फोर्थ मीटिंग कोरम की वजह से हुई नहीं। अब देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उस पे बोला फोर्थ मीटिंग बुलाई, कोरम नहीं हुआ तो उसको एडजर्न किया गया। यहां पे कोरम नहीं था, उसके बाद एडजर्न भी नहीं हुई, मीटिंग भी नहीं हुई। कहता है बताइए कंपनीज एक्ट का क्या? तो देखो ये तो सेम प्रोविजन हो गया। फिर कहता है अगर कोरम नहीं होता है तो आप सेम डे, नेक्स्ट वीक, सेम प्लेस, सेम टाइम पे एडजर्न करते हो, और अगर वो नेशनल हॉलीडे होता है तो नेक्स्ट सक्सीडिंग वर्किंग डे पे आप करते हो, नेक्स्ट सक्सीडिंग वर्किंग डे। ठीक है सर। अब कहता है इफ देयर इज नो कोरम एट द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो द मीटिंग शैल स्टैंड कैंसल्ड। अब अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आता है तो कैंसल होता है। यानी कि प्रोसीजर क्या है सर? पहले कोरम नहीं आया, कोरम नहीं आया तो आप पहले एडजर्न करो, सेम डे, सेम प्लेस, सेम टाइम, नेक्स्ट वीक में। ओके सर। वहां पे भी कोरम नहीं आया तो कैंसल होता है। आपने तो एडजर्न ही नहीं किया यहां पे। तो यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे क्या कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, तो बोले 3 ही बोर्ड मीटिंग किया, फोर्थ मीटिंग बुलाई लेकिन हुई नहीं, और उसके बाद कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं एडजर्न हुई कि नहीं हुई। तो सिंस द कंपनी ने 4 बोर्ड मीटिंग नहीं की, उन्होंने वायलेट किया सेक्शन 173 का। एक्सेप्शन क्या है? कहता है हाउएवर इफ द फोर्थ बोर्ड मीटिंग वाज एडजर्न ड्यू टू वांट ऑफ कोरम एंड द एडजर्न मीटिंग वाज ड्यूली हेल्ड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, यानी कि आपने फोर्थ मीटिंग बुलाई, कोरम की वजह से वो एडजर्न हुआ और एडजर्न मीटिंग अपना टाइम से हो गई, तो इस केस में बोला जाएगा कि कंपनी ने भैया बराबर 173 कंप्लायंस किया है। क्यों किया है 173 का कंप्लायंस लाला? क्यों? क्योंकि आपने फोर्थ मीटिंग बुलाई थी, कोरम नहीं था, इसलिए एडजर्न किया। तो जब एडजर्न किया तब कर लिया था, तब कंप्लायंस माना जाएगा, क्योंकि आपने बुलाया था फिर एडजर्न किया। आप तो बुलाए नहीं, मतलब बुलाने के बाद एडजर्न ही नहीं किया, तो एडजर्न ही नहीं किया तो मीटिंग हुई नहीं। ठीक है सर। तो आप उस केस में माने जाते हैं कि आपने कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया है, बट पहला वाला केस है जहां पे कोई एडजर्न की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, वहां पे आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है। 6th वाले में चलते हैं। कहता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेस्ट कंसल्टेंट लिमिटेड के कोलकाता में है, अपनी नेक्स्ट मीटिंग करना चाहते हैं मई 24 पे, आपकी एडवाइस मांग रहे हैं, क्या ये चेन्नई में कर सकते हैं कोलकाता की जगह? बिल्कुल करिए। फिर कहता है जो नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग है क्या उस पर जरूरी है कि आप बताएं कौन कौन से बिजनेस आप ट्रांजैक्ट करेंगे? तो एक एक करके चलते हैं। पहले तो मीटिंग आपकी कोलकाता की जगह चेन्नई पे हो सकती है, एक बात। दूसरी बात, कहीं पे भी बोर्ड मीटिंग के नोटिस पे कंपनीज एक्ट ये नहीं बोलता है कि आपको एजेंडा बताना पड़ेगा, बट एक गुड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के नाते, एक अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाते,
एक कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी बनती है कि आपको ये मेंशन करना चाहिए कि आप कौन कौन से बिजनेस ट्रांजैक्ट करने वाले हो बोर्ड मीटिंग में। कंपनीज एक्ट के अंदर कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। गुड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस के तहत आपको डालना चाहिए अपने नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग में कि आप कौन कौन से बिजनेस ट्रांजैक्ट करोगे। तो कहता है देखो भाई साहब, ये तो हो गया वापस से वही रिक्वायरमेंट। कहता है कि भैया कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं कंपनीज एक्ट में, आप रजिस्टर्ड ऑफिस में करो या सिटी में करो जहां पे डायरेक्टर रहते हैं। याद रखिएगा, इससे भी कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नोटिस भेजना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड करोगे एक्सेट्रा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप चेन्नई में कर सकते हो, बस ध्यान रखना कोरम प्रॉपर रहे, नोटिस आपने प्रॉपर दिया है, मिनट्स आपका बना है एंड सो ऑन। ठीक है सर। दूसरा, क्या एजेंडा मैंडेटरी है? तो कहता है देखो भैया, 7 दिन का नोटिस देना मैंडेटरी है हर डायरेक्टर को, लेकिन एक्ट कहीं पे भी कंटेंट नहीं बताता कि क्या देना है, तो इसीलिए कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। देयरफॉर स्ट्रिक्टली फ्रॉम अ स्टैट्यूटरी स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, नोटिस में आपको डेट, टाइम और प्लेस बताना और स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं कि कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्ट करोगे। लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंस देखो बोर्ड मीटिंग की और डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, तो ये जरूरी होता है कि आप प्रॉपरली उनको इन्फॉर्म करो और प्रिपेयर करो कि क्या क्या मैटर डिस्कस हो रहे हैं। तो गुड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के तहत आप एजेंडा और पूरा बिजनेस का डिटेल बताओ, ऐसा आपको सजेस्ट किया जाता है। ठीक है। एडिशनली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है उस पे लिखा जा सकता है मैंडेटरी कि आपको एजेंडा डालना है। तो अगर आर्टिकल में लिखा है मैंडेटरी तो देना पड़ेगा, नहीं लिखा है तो आपकी मर्जी है, आप गुड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस फॉलो करना चाहते हो तो बताओ, नहीं करना चाहते हो मत बताओ, एक्ट का कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं माना जाएगा। ठीक है सर। 7th में चलते हैं। 7th अपने को कहता है बताइए सिचुएशंस को एनालाइज करके अबाउट द कोरम ऑफ द कंपनीज बोर्ड मीटिंग। एक एक करके चलते हैं। पब्लिक कंपनी है, 10 डायरेक्टर है, ओके, इसमें 4 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है, लेकिन 8 ही डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। इस 8 में 4 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, यानी कि सर कंपनी में टोटल 10 डायरेक्टर है, उन 10 डायरेक्टर में 4 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ठीक है सर। जो 8 डायरेक्टर है, 8 डायरेक्टर प्रेजेंट है, 10 में से 8 प्रेजेंट है, उस 8 में से ये 4 नॉन एग्जीक्यूटिव भी, तो टोटल 10 है, उन 10 में 4 नॉन एग्जीक्यूटिव है। प्रेजेंट 8 है, इस 8 में 4 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रेजेंट है। ठीक है सर। स्टार्टअप उड़ीसा लिमिटेड है, एक सेक्शन 8 कंपनी है, इसके 8 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ओनली 3 डायरेक्टर ही अटेंड कर रहे हैं। जिसको नहीं पता होगा एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब एक ऐसा डायरेक्टर जो डे टू डे अफेयर्स में कंपनी के साथ जुड़ा है। नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है एक प्रोफेशनल डायरेक्टर जो कंपनी के साथ डे टू डे लाइफ में नहीं जुड़ा हुआ है, वो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, आता है अपनी प्रोफेशनल एडवाइस देता है और चले जाता है। तीसरा, बोर्ड ऑफ एक्स लिमिटेड, जिसमें 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ठीक है सर। अब इस पे क्या है, कहता है इस पे 6 एग्जीक्यूटिव और 3 नॉन एग्जीक्यूटिव ने अटेंड किया, यानी कि 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उसमें 6 एग्जीक्यूटिव ने अटेंड किया, 3 नॉन एग्जीक्यूटिव थे, तीनों के तीनों नॉन एग्जीक्यूटिव ने अटेंड किया। बिजनेस वॉज ट्रांजेक्टेड इन विच एक डायरेक्टर इंटरेस्टेड था, बिजनेस ट्रांजेक्ट किया गया, इसमें से एक डायरेक्टर इंटरेस्टेड था। ठीक है सर। आर्टिकल फिक्स करता है कोरम की कम से कम 5 होना चाहिए, यानी कि सर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है थर्ड वाले के लिए, ऊपर के एक और दो अलग है। आइए एक एक करके चलते हैं। तो कहता है भैया 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, या 2 डायरेक्टर दोनों में से जो भी ज्यादा, फ्रैक्शन आएगा तो राउंड ऑफ 1 करना है। एक एक करके चलते हैं। पहले वाले केस में टोटल 10 डायरेक्टर थे, प्रेजेंट कितने 8, कोरम अगर मैं करूं 10 का 1/3 तो 3.33 आता है, राउंडेड ऑफ किया 4 किया, तो रिक्वायर्ड कोरम कितना आ गया 4 डायरेक्टर। प्रेजेंट कितना है 8 डायरेक्टर है, कोरम सेटिस्फाइड है, बोर्ड मीटिंग वैलिड है। ये एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव करके गोल गोल कर रहा था, सीधा सीधा आंसर है। ठीक है सर। केस 2 पे चलते हैं। सेक्शन 8 कंपनी के लिए स्पेशल रूल है। कहता है सेक्शन 8 कंपनी में या तो 8 मेंबर आ जाए या तो 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, विच एवर इज लेस बोला है। ठीक है सर। तो 2 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए, या तो भाई साहब 8 या तो 25% टोटल स्ट्रेंथ का कम से कम तो 2 होना चाहिए। टोटल डायरेक्टर कितने थे 8, इसका 25% किया आएगा तो कितना आएगा 2। सो रिक्वायर्ड कोरम कितना है 2, अटेंड कितने किए 3 डायरेक्टर। कंक्लूजन क्या है, कोरम अपने को कितना चाहिए 2, तो 3 डायरेक्टर प्रेजेंट है, कोरम सेटिस्फाइड है, मीटिंग वैलिड है। ठीक है सर। केस 3 में चलते हैं। टोटल डायरेक्टर अपने पास कितने हैं 12, जहां पे अपने को देखो ये बोल रहा था ना कि 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं और 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो टोटल कितने हो गए 12। ठीक है सर। प्रेजेंट कितने 9,
इसपे से एक डायरेक्टर क्या है, इंटरेस्टेड है। आर्टिकल कितना फिक्स कर रहा है, 5। तो कहता है जनरल कोरम रिक्वायरमेंट कितना है, अगर आप 12 का 1/3 करोगे तो जनरल कोरम तो 4 कहता है, 4 और 2 दोनों में से ज्यादा क्या है, 4। अब इंटरेस्टेड डायरेक्टर का इंपैक्ट क्या है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर का प्रेजेंस हम काउंट ही नहीं करेंगे एट द टाइम ऑफ डिस्कशन और वोट ऑन दैट आइटम, यानी कि जब तू इंटरेस्टेड है तब तेरे को कोरम में नहीं गिना जाएगा। भाई साहब 12 डायरेक्टर है, 9 है, 9 में से एक इंटरेस्टेड है, तो जब हम तेरा इंटरेस्टेड वाला मैटर करेंगे तब हम तेरे को कोरम में नहीं गिनेंगे। तो अगर बात करें टोटल प्रेजेंट कितने हैं, 9, इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक है, उसको नहीं गिनेंगे, तो अब कितना हो गया, 8 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर। रिक्वायर्ड कोरम कितना चाहिए, 4। आर्टिकल में कितना फिक्स किया, 5। अब आर्टिकल या रिक्वायर्ड कोरम एक्ट में दोनों में से जो भी ज्यादा है वो चाहिए, तो कितने चाहिए, 5। अरे भाई साहब आपको 5 चाहिए, हमारे पास तो 8 हैं, वो भी 8 के 8 डिसइंटरेस्टेड है। सो 8 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर प्रेजेंट है विच इज मोर देन 5 डायरेक्टर, देयरफॉर कोरम इज सेटिस्फाइड एंड बिजनेस कैन बी ट्रांजैक्टेड वैलिडली। एकदम बल्ले बल्ले है सर, बढ़िया है सर। चलिए 8वें वाले पे चलते हैं। कहता है देखो मिरिंडा लिमिटेड है, एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, पेड अप कैपिटल 40 करोड़ का, टर्नओवर 350 करोड़ का। ठीक है सर। अब इस पे एक राजीव मिश्रा करके हैं, ये प्रमोटर और एमडी हैं। ठीक है सर। प्रीतम है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। चरण चड्डा है, ये डायरेक्टर है फाइनेंस के। अनुराग सिन्हा है, डायरेक्टर ऑपरेशन रिलेटेड टू प्रमोटर, यानी कि ये अनुराग शर्मा जो है ये डायरेक्टर है, ऑपरेशन देख रहे हैं, प्रमोटर से रिलेटेड है। सुप्रीति ये कंपनी सेक्रेटरी है। डन सर, ये समझ में आया। कंपनी प्लान कर रही है कि एक लार्ज बैंक लोन लिया जाए। ओके, बैंक चाहती है कि हम एक डायरेक्टर नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि हम लोन दे रहे हैं तो हम एक डायरेक्टर नॉमिनेट करेंगे जिसको नॉमिनी डायरेक्टर बोलते हैं। अब एमडी आपसे एडवाइस मांग रहा है, इज द प्रेजेंट बोर्ड प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, कि ये वाला जो बोर्ड है ये प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट हुआ है क्या, अगर नहीं तो क्या नॉन कंप्लायंस है ये बताइए, ये पूछ रहा है। ठीक है सर, एक हुआ। क्या जो अनुराग सिन्हा है यानी कि ये वाला व्यक्ति, उसको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माना जा सकता है। कहां से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मारोगे, प्रमोटर के रिलेशन में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तीसरा, बोले क्या स्टेटस होगा उस डायरेक्टर का जो नॉमिनेटेड है बैंक के द्वारा, वो नॉमिनी डायरेक्टर कहलाएगा। और कहता है अगर जो बैंक नॉमिनेट करेगा जिस डायरेक्टर को, अगर वो एक वुमन रही, क्या हम उसको वुमन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट में मानेंगे। जैसे एक सेक्शन अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा जहां पे मैंडेटरी आपके बोर्ड में एक वुमन डायरेक्टर होना चाहिए। मान लीजिए वो वुमन डायरेक्टर बैंक ने अपॉइंट कर लिया एज अ नॉमिनी डायरेक्टर, तो क्या माना जाएगा कि कंपनी ने वुमन डायरेक्टर के प्रोविजन को कंप्लाई किया है। आइए वो भी समझेंगे। फिर कहता है क्या सीएफओ अपॉइंट करना मैंडेटरी है। आइए एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले कंपोजिशन चेक करते हैं सही है कि नहीं है। ये एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है 4 डायरेक्टर के साथ। कौन कौन 4 डायरेक्टर है सर, एक एक करके देखो। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, बराबर है क्या। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, एक एमडी हुआ, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑपरेशन, हाँ, और एक जो नॉमिनी डायरेक्टर बैंक अपॉइंट करेंगे, ऐसे करके 4 हो गए। ठीक है सर। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 अब पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर, ये सबको पता है। तो न्यूमेरिकली देखे तो बोर्ड इज प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब वुमन डायरेक्टर की बात करते हैं। वुमन डायरेक्टर जो बैंक अपॉइंट करके लेने वाली एक नॉमिनी डायरेक्टर, बराबर है, तो टोटल ऐसे करके 4 हो गए। 3 खुद के पास है, बैंक अपॉइंट करेगी। लेकिन वुमन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, बोले पब्लिक कंपनी को अपॉइंट करना है एटलीस्ट 1 वुमन डायरेक्टर। कब, जब पेड अप कैपिटल या तो 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है। अब अगर आप देखोगे इसका टर्नओवर 350 करोड़ का है, तो एक वुमन डायरेक्टर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो एक वुमन डायरेक्टर चाहिए। कायदे से देखोगे तो बोर्ड ने अभी तक कोई वुमन डायरेक्टर नहीं अपॉइंट किया, तो डिफॉल्ट है। क्यों नहीं अपॉइंट किया सर, देखो यहां पे राजीव मिश्रा है 1, दूसरा चरण चड्डा है 2, और अनुराग सिन्हा है 3। अभी 3 ही है। हाँ, बैंक एक और नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करेगा तो 4 हो जाएगा। लेकिन अभी बैंक ने अपॉइंट किया क्या वुमेन डायरेक्टर, वो तो पूछ रहे कि अगर बैंक वुमेन डायरेक्टर को नॉमिनेट कर देता है नॉमिनी तो क्या होगा। अभी तो फिलहाल आपने उसको कंप्लाई नहीं किया, तो अभी तो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है जो अनुराग सिन्हा उसको इंडिपेंडेंट बोलोगे, नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अदर देन रिलेटिव होना चाहिए, वो तो प्रमोटर का रिश्तेदार है, इसलिए उसको इंडिपेंडेंट नहीं बोलेंगे। अब कहता है जो डायरेक्टर बैंक के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, बराबर है क्या, उसको क्या बोलते हैं, तो नॉमिनी डायरेक्टर।
तो कहता है अगर बैंक एक वुमन को नॉमिनी डायरेक्टर बनाता है उसको हम वुमन डायरेक्टर बोलेंगे, और जो 149 की रिक्वायरमेंट है ना, माना जाएगा कि उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, क्योंकि आपकी बोर्ड में एक वुमन डायरेक्टर होनी चाहिए, चाहे वो नॉमिनी डायरेक्टर हो, चाहे आपके द्वारा अपॉइंट की हो, चाहे बैंक के द्वारा, हो जाएगा पूरा। ठीक है सर। अब सीएफओ की बात आती है, तो बोले सीएफओ केएमपी के अंदर आता है। तो हर लिस्टेड कंपनी और हर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है उसको होल टाइम केएमपी चाहिए रहता है, और होल टाइम केएमपी में एमडी भी आता है, सीईओ भी आता है, कंपनी सेक्रेटरी भी आता है, सीएफओ भी आता है। अब अगर आप देखोगे इसका पेड अप कैपिटल कितना है, 40 करोड़ का, अपन ने ऊपर देख के लिया था, ये देखो इसका पेड अप कैपिटल कहां गया लाला, 100 करोड़ और मोर है, बराबर है क्या? अगर आप देखोगे, नहीं नहीं यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां इसका पेड अप कैपिटल 40 करोड़ और मोर है। ठीक है, 40 करोड़ है, आई मीन टू से, और मोर नहीं, 40 करोड़ है। और अगर आप यहां पे देखोगे तो कहता है कोई भी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, तो इस कंपनी का तो 40 करोड़ है, अबव 10 करोड़ है क्योंकि 40 करोड़ है, तो सीएफओ अपॉइंट करना क्या है, मैंडेटरी। तो मोटा मोटा देखें, बोर्ड का कॉम्पोजिशन न्यूमेरिकली वैलिड था, लेकिन कोई वुमन डायरेक्टर नहीं था तो नॉन कंप्लायंस था। अनुराग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता क्योंकि वो प्रमोटर का क्या है, रिलेटिव है। बैंक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करेगी तो वो नॉमिनी डायरेक्टर अगर वुमेन है तो रिक्वायरमेंट पूरी होगी। सीएफओ का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है क्योंकि पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है तो उसको अपॉइंट करना, यहां पे तो 10 करोड़ से ज्यादा है। बढ़िया है सर, जीवन पे और आगे बढ़ते हैं। अब कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है मैकेंसी लिमिटेड का, एक लिस्टेड कंपनी है, अपॉइंट करता है दिनेश को एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कौन अपॉइंट कर रहा है दोस्तों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं मैकेंसी लिमिटेड की। ठीक है सर। मीटिंग कब है बोलो? 1 जून 2023 को मीटिंग हुई थी। ठीक है। कंपनी ने इसके अपॉइंटमेंट के, किसको अपॉइंटमेंट के, दिनेश के अपॉइंटमेंट को शेयर होल्डर के सामने एनुअल जनरल मीटिंग में रखा 29 सितंबर 2023 को। क्योंकि आपको पता होगा बोर्ड जिस भी व्यक्ति को डायरेक्टर अपॉइंट करता है उसका कंफर्मेशन शेयर होल्डर करते हैं। बोर्ड भले अपॉइंट कर लिया, लेकिन जब तक मेंबर कंफर्म नहीं करेंगे उस व्यक्ति के अपॉइंटमेंट को, तब तक वो व्यक्ति परमानेंटली प्रोविजनल बेसिस में अपॉइंटेड है माना जाता है, जब तक नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं है। तो जब तक शेयर होल्डर अप्रूव नहीं करेंगे तब तक उसको परमानेंट रूप से नहीं माना जाता कि हाँ वो अपॉइंट हो गया। तो आपने अपॉइंट कब किया? 1 जून 2023 को। उसको आपने उसके अपॉइंटमेंट का कंफर्मेशन के लिए 29 सितंबर 2023 को एनुअल जनरल मीटिंग के सामने रखा, शेयर होल्डर के सामने। शेयर होल्डर ने उसको अप्रूव नहीं किया। अब कहता है बोर्ड अपनी मीटिंग में 30 सितंबर 2030 को अपनी बोर्ड मीटिंग रखती है और दिनेश को अपॉइंट कर लेती है एडिशनल डायरेक्टर ऑन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, और बोले तो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक ऑफिस होल्ड करेगा। अब देखो कितनी गलत बात है। पहले आपने उसको 1 जून को अपॉइंट किया, उसके कंफर्मेशन के लिए आपने 29 सितंबर 2023 की एनुअल जनरल मीटिंग में उसके अपॉइंटमेंट का कंफर्मेशन रखा, शेयर होल्डर ने रिजेक्ट कर दिया। अब आप अगले दिन बोर्ड मीटिंग करके आप उसको एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते हो, जो बोर्ड के पास पावर है कि आप एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, और बोले अगली एनुअल जनरल मीटिंग तक अब तू रहेगा एडिशनल डायरेक्टर। कहता है बताइए जो दिनेश का अपॉइंटमेंट है बोर्ड के द्वारा, ये जस्टिफाइड है क्या? एग्जामिन करिए करेक्टनेस ऑफ द अपॉइंटमेंट। अब देखो दोस्तों, आपको पता होगा, आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा है, बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट उसी व्यक्ति को कर सकता है जिस व्यक्ति को शेयर होल्डर ने अपॉइंट करने से रिजेक्ट ना किया हो। इसको तो मना किया था लाला। तो कहता है देखो, एज पर सेक्शन 161(1) का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एम्पावर करता है बोर्ड को कि आप अपॉइंट करो किसी भी पर्सन को एज एडिशनल डायरेक्टर। ओके, एडिशनल डायरेक्टर होल्ड करेगा ऑफिस अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। ओके, और या तो लास्ट डेट जब एजीएम हो जानी चाहिए थी। लास्ट डेट क्या होती है? 30 सितंबर। दोनों में से जो भी पहले हो जाए, एनुअल जनरल मीटिंग पहले हो जाए या तो लास्ट डेट जो है जो भी हो जाए। ठीक है सर। लिमिटेशन क्या है? बोर्ड उसको अपॉइंट नहीं कर सकता एडिशनल डायरेक्टर जो फेल हो गया था टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग। क्या दिनेश फेल हुआ था? हुआ था। अब सेबी के अंदर भी बात करते हैं, क्योंकि ये कंपनी कौन सी है? लिस्टेड कंपनी है। सेबी कहता है अपने रेगुलेशन 17 में लिस्टेड कंपनी जो है वो शेयर होल्डर की कंसेंट लेगी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, या तो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में या तो 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि जब से आपने डायरेक्टर अपॉइंट किया वहां से 3 महीने में, या तो जो भी नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी विच एवर इज अर्लियर। ये लिस्टेड कंपनी के लिए रेगुलेशन है।
लेकिन अगर कोई पब्लिक सेक्टर वाली कंपनी है तो बोले आप 3 महीने वाला प्रोविजन हटा देना, आप नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में ले लेना, ये नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और 3 महीने विच एवर इज अर्लियर मत देखना, आप सीधा नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में करना पब्लिक सेक्टर वाली कंपनी के लिए। बाकी तो 3 महीने और जो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो भी अर्लियर है बाकी कंपनी के लिए यही है। ठीक है सर। अब अगर आप देखोगे ये जो दिनेश था व्यक्ति, इसको अर्लियर रिजेक्ट किया गया था शेयर होल्डर के द्वारा। अब अगर दिनेश को आपको वापस अपॉइंट करना है तो आपको पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी शेयर होल्डर की, तो ही आप अपॉइंट कर पाओगे सेक्शन रेगुलेशन 17 के हिसाब से। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं इस केस पे। कहता दिनेश को अपॉइंट किया गया था 1 जून को बोर्ड के द्वारा, 29 सितंबर को रिजेक्ट किया गया। अब 30 सितंबर को बोर्ड ने वापस से उसको एडिशनल डायरेक्टर बनाया। लीगल इशू क्या आया? क्योंकि शेयर होल्डर ने रिजेक्ट कर दिया था, ही कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड बाय द बोर्ड विदाउट प्रायर शेयर होल्डर्स अप्रूवल। क्योंकि उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, अब दोबारा अगर अपॉइंट कर रहे तो शेयर होल्डर की अप्रूवल लगेगी। सेक्शन 161(1) भी प्रोहिबिट करता है ऐसा व्यक्ति जो फेल हो चुका है जनरल मीटिंग में अपॉइंट होने से, आप उसको दोबारा अपॉइंट नहीं कर सकते अपनी बोर्ड मीटिंग में, क्योंकि वो फेल हो चुका है ऑलरेडी जनरल मीटिंग में। और 17 भी फर्दर मैंडेट करता है कि शेयर होल्डर की अप्रूवल देना रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट के लिए। तो कंक्लूजन ये है, जो दिनेश है वो रीअपॉइंट तभी होगा, यानी कि एज एन एडिशनल डायरेक्टर, क्योंकि एक बार रिजेक्ट हो गया इसलिए रीअपॉइंट बोल रहे हैं। और ये जस्टिफाइड भी नहीं है, इनवैलिड इसलिए क्योंकि आपने 161(1) का भी नॉन कंप्लायंस किया, क्योंकि जो रिजेक्टेड डायरेक्टर था आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। और सेक्शन 17 का भी आपने रेगुलेशन का क्या किया, नॉन कंप्लायंस। कंपनी को पहले प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा शेयर होल्डर का उसको अपॉइंट करने के पहले, यानी कि जो दिनेश का अपॉइंटमेंट है जो वापस से बोर्ड ने यहां पे किया है, कहां पे, कहां गया 30 सितंबर 2023 को, ये क्या है, इनवैलिड है, ये क्या है, वॉइड है, क्योंकि 161 का भी नॉन कंप्लायंस है और रेगुलेशन नंबर 17 का भी नॉन कंप्लायंस है। दैट्स ऑल दोस्तों। मैं आगे भी आपके लिए कोशिश करता हूं कि कल आपके लिए और कुछ इंपॉर्टेंट लेके आऊं, बट बिफोर लिविंग दिस वीडियो आई विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। जिसका भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, बस ये कुछ एक दिन के बाद, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा दोस्तों। आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कमेंट में जरूर बताइएगा लेक्चर कैसा लगा, और ये पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द अनदर वीडियो दोस्तों। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।